आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी के दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय का पेपर है। दोस्तों लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए पहले ही दोस्तों मैं आपको 2 अंक के महत्व प्रश्न बता दिए होंगे। 3 वीडियो आई है उसकी, ओके, और साथ ही एक वस्तुनिष्ठ की भी आई है। तो क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। सिलेक्टेड बताऊंगा जिनके बहुत हाई चांस है आपके पेपर में आने के, ओके। आप पर देखेंगे क्वेश्चन को, आपको सेम करेंगे हाँ सर ये सिलेक्टेड हो गए। तो जितने क्वेश्चन बताऊं, देखिए आप तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, ओके, आप तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर याद करते ही होंगे। तो जो मैं आपको बताऊं सबसे पहले उन्हें याद कर लीजिएगा। जब उन्हें आप याद कर ले तो आपको लगता है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, और ज्यादा मेहनत करिए। लेकिन जो मैंने आपको बताऊं उन्हें आपको जरूर तैयार करना है, उनको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, ओके। तो देख लेते हैं 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न, ओके। तो देख लेते हैं 3 अंक अति महत्वपूर्ण पार्ट 1 है, ओके। तो परीक्षा में सफल होने के लिए आपको इच्छा शक्ति, उम्मीद और संघर्ष की आवश्यकता होती है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है इस वार्षिक परीक्षा में क्लास 11 की, तो इच्छा शक्ति आपके पास होनी चाहिए, उम्मीद होना चाहिए कि मैं वास्तव में क्या है बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता हूं। तो इस गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या है बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, ओके। तो 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। भी 2 अंकी में मैंने आपको प्राथमिक आंकड़े बेहतरीन तरीके से समझाए थे, द्वितीयक आंकड़े कैसे कहते हैं ये भी मैंने आपको समझाया था, उदाहरण के साथ आपको बताया था, ओके। अब क्या है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर आपको तय करना है, ओके। देख लेते हैं प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। तो प्राथमिक समंग कहें आंकड़े की बात होगी तो प्राथमिक आंकड़े मौलिक रूप से अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित होते हैं। प्राथमिक आंकड़े में क्या करता है, जो अनुसंधान करता होता है, जो शोध करता होता है, वो आंकड़ों को स्वयं एकत्रित करता है। जबकि द्वितीयक आंकड़ों में द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं, ये किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पूर्व काल में एकत्रित किए जा चुके होते हैं। मतलब पहले द्वारा किसी ने एकत्रित कर लिए, फिर मैं डायरेक्ट उनके पास जाऊँ और उनसे ले लूँगे, मतलब स्वयं एकत्रित करने नहीं किए मैंने, दूसरे के माध्यम से लिए होंगे, तो वो आपके कहलाएंगे द्वितीयक आंकड़े, ओके। फिर क्या है प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में धन, समय, परिश्रम और बुद्धि का अधिक प्रयोग करना पड़ता है, ओके। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे जब हमें कहें स्वयं आंकड़े एकत्र करने के लिए कभी तो घटना स्थल मान लीजिए कहीं का हमें शोध करने जाना है, ओके। कोई मंदिर का मान लीजिए हमें शोध करने जाना है एग्जाम्पल के लिए कि ये मंदिर कब बना था, कैसे बना था, किसने बनवाया था, एग्जाम्पल के लिए, या कोई किले की बात कर रहा हूँ, तो मुझे स्वयं वहाँ जाना पड़ेगा, ओके। तो अब जाने में धन लगेगा, ओके, साथ ही मुझे अपना समय देना पड़ेगा, ओके, बुद्धि भी अपनी लगानी पड़ेगी, ओके। तो इन कार्यों में तो द्वितीय जो हम प्राथमिक आंकड़े हैं उनमें हमें धन, समय और परिश्रम, बुद्धि अधिक प्रयोग करना पड़ता है। जबकि जो प्राथमिक आंकड़े में, ओके, और द्वितीयक आंकड़ों में क्या है संकलन मतलब एकत्रित करने में धन, समय और श्रम की बचत होती है, क्योंकि वे क्या है पहले से प्रकाशित रूप से होते हैं, मतलब दूसरे के माध्यम से मैं डायरेक्ट लेना है, ओके, उसमें ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं लगानी पड़ती, ओके। जैसे प्राथमिक आंकड़ों में के प्रयोग में सावधानी की कम आवश्यकता होती है। अब सावधानी क्यों कम आवश्यकता है, क्योंकि मैंने स्वयं एकत्रित किए तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मैंने सही किए। जबकि द्वितीयक आंकड़े जब हम किसी दूसरे के माध्यम से लेते हैं तो हमें क्या सावधानी पूर्वक उनकी सावधानी की बहुत आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि आवश्यकता होती है क्योंकि हमने दूसरों के माध्यम से ली है। जब दूसरों के माध्यम से लिए तो हो सकता है उसमें कुछ गलत भी डेटा हो गए, तो हमें क्या है सही डेटा को निकालना पड़ता है उससे, ओके। इसलिए इसमें क्या होता है सावधानी आवश्यक होती है द्वितीयक आंकड़ों को उपयोग करने में, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्न आवृत्ति वितरण को बिंदु रेखीय चित्रण कीजिए, ओके। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। चलिए मैं बताता हूँ कैसे बिल्कुल आसान है। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको क्या है इसका आंकड़ा, आपको ये आपको आंकड़ा बनाना, ओके। इस प्रकार से बिंदु आरेख में आपको दर्शाना है। देख लेते हैं किस प्रकार से आपका आरेख बनने वाला है। तो यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, ये आपकी दी है आपके बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या। तो इस साइड हमने क्या बना दी बच्चों की संख्या, साइड बना दी परिवारों की संख्या, हो गई। ये हमने लाइन बना दी। अब देख लेंगे क्या बिंदु आवृत्ति रेखा चित्र बना, आवृत्ति से तो सिंपल ऐसी डॉट डॉट लाइन बनानी है। तो पहला जो है पहले बच्चों की संख्या एक कहाँ कितने परिवारों में 5, ओके। तो हमें क्या है पहले के 5 तक बना देना, ओके। फिर दूसरा हमारा 2 में हमें क्या 7, तो 2 जो हमारा 2 है 2 में हमें 7 में तक ले जाना है, तो 5 यहाँ तक हो जाता, 2 और आगे ले जाए तो 7 यहाँ तक, वे। फिर तीसरे में हमें क्या है 15 तक, तीसरा हमारा सीधे जाएगा 15 यहाँ तक, वे। फिर हमारा चौथा 11 तक है, तो जो बच्चों की संख्या 4 कितने परिवारों में है 11 परिवार, तो 11 आपका यहाँ तक रहेगा, 10 से थोड़ा ऊपर रहेगा 11, ओके। नेक्स्ट हमारा 5 तो 5 हमारा 5 में हो जाएगा, 6 हो जाएगा 3, तो 6 हमारा 3 तक। इस प्रकार से बनाना बिल्कुल आसान है, सिंपल, ओके। नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन है बहुलक के दोष लिखे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो बहुलक के क्या दोष होते हैं, तो बहुलक एक अनिश्चित व अस्पष्ट माध्य है। दूसरा पदों की आवृत्तियां समाप्त होने पर इसे ज्ञात करना कठिन होता है, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा बहुलक को सभी पदों पर आधारित न होने के कारण इसका बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है। तो ये हो जाते हैं आपके बहुलक के दोष। आगे देख लेते हैं, ओके। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित समंकों यानी आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक हमें ज्ञात करना है, ये हमें आंकड़े दिए हुए, देख लेते किस प्रकार से रहने वाला। तो इसको हमने इस प्रकार से जमा लिया है, ओके। देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है
यहाँ उच्चतम आवृत्ति 30 हो रही 30 है, तो यहाँ आपका जो बहुलक वर्ग होगा वो आपका क्या है 10-15 वाला होगा, ये वाला आपका बहुलक वर्ग होगा। ओके, क्योंकि यहाँ उच्चतम आवृत्ति 30 होगी, तो ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। बस आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला लगाकर आपको मान लग देना है, मान लगाएंगे तो आपका क्या बहुलक 12 आ जाएगा। ओके, अब फॉर्मूला याद रखिए, आपका मेन फॉर्मूला ओके ये वाला। ओके, तो अच्छे से इसको क्या आपको याद रख लेना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है आयात प्रतिस्थापन क्या है, यह किस प्रकार घरेलू उद्योगों के संरक्षण प्रदान करता है। तो आयात प्रतिस्थापन देख लेते हैं। आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय है कि आयात की जाने वाली वस्तुओं का घरेलू उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापन करना। उदाहरण के लिए विदेशों में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से उद्योगों की रक्षा की है। अब संरक्षण 2 प्रकार के थे, एक आपका प्रशुल्क, दूसरा है कोटा। ओके, प्रशुल्क में क्या है, प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती हैं, जो वस्तुओं के प्रयोग को आगे हतोत्साहित करती हैं। नेक्स्ट हमारा कोटा। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्देशित होती है जिन्हें क्या आयात किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका आयात प्रतिस्थापन। ओके, तथा इन्हें क्या है घरेलू उद्योगों से संरक्षण प्रदान किस प्रकार से किया जाता है ये बताया गया। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले तो बता दूं इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास 11 के इकोनॉमिक्स कोर्स में दोस्तों 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ आपको मिल जाएंगे साथ। ओके, तो कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 99 रुपये, 50% ऑफ चला है। किलो 49 रुपये में आपको क्या कंप्लीट इकोनॉमिक्स कोर्स दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं समझाइए। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है औपनिवेशिक काल में कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, इससे 70 से 75% जनसंख्या कार्यरत थी। ओके, दूसरा है सेवा क्षेत्र में 15 से 20% जनसंख्या कार्यरत थी, वही निर्माण क्षेत्र में 10% जनसंख्या कार्यरत थी। तीसरा है क्षेत्रीय विषमताओं में प्रतिदिन वृद्धि हो रही थी, सामाजिक तथा क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान थी। तो ये आपके दिए है स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना की विशेषताएं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है बेरोजगारी से क्या है, भारत में बेरोजगारी के प्रकार बताइए। तो 2 बात को बताने। ओके, तो पहले बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से जब किसी देश में काम करने वाले सभी इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है। ओके, ये आपकी हो जाती है बेरोजगारी, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रकार, तो एक आपके मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है, यह बेरोजगारी मौसम, फैशन तथा रुचि संबंधित परिवर्तनों के कारण होती है। दूसरा है छिपी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी प्राय कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ किसी कार्य करने के लिए जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक उस कार्य करने के लिए में लगे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई कार्य करने के नहीं है। जितने अधिक लोग उस कार्य को कर रहे हैं तो अच्छे पे रूप में क्या है बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धारणीय विकास से क्या समझते हैं। तो धारणीय विकास का अभिप्राय विकास की उस प्रक्रिया से है जिसमें वर्तमान जनसंख्या की आपूर्ति तो होती है किंतु भावी पीढ़ी के हितों पर किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचता है, अर्थात भावी पीढ़ियों के हितों का पोषण होता है। धारणीय विकास की अवधारणा वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी दोनों के हितों की ओर ध्यान देती है। धारणीय विकास का लक्ष्य उस प्रकार के विकास का संवर्धन है जो पर्यावरण समस्याओं को कम करें तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करें। तो ये आपका धारणीय विकास हुए। आगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रीवियस पेपर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि प्रश्नावली तथा अनुसूची की आपको अंतर स्पष्ट करना है। कोई 3 आपको अंतर बताना है प्रश्नावली और अनुसूची में। तो देख ले प्रश्नावली अनुसूची में अंतर। पहला है प्रश्नावली के अंतर्गत है प्रश्नों के उत्तर का सूचक स्वयं देता है, जबकि क्या अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर प्रगणन सूचकों से क्या पूछताछ करके भरते हैं। इसमें प्रश्नावली में इसमें टिप्पणियाँ दी जाती हैं और अनुसूची में क्या इसमें टिप्पणियां देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रगणन स्वयं प्रश्न को समझा सकता है। प्रश्नावली में क्या है उत्तरों के लिए क्या है रिक्त स्थानों के छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अनुसूचियों में क्या है उत्तरों के लिए रिक्त स्थान छोड़ने की अनिवार्य होता है। तो ये आपके प्रश्नावली अनुसूची में अंतर याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण एवं सारणीयन में अंतर बताइए। कोई 3 आपको क्या है अंतर बताना है। तो देख लेते हैं वर्गीकरण और सारणीयन में अंतर। तो वर्गीकरण में क्या है वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की रीति है, क्योंकि सारणीयन क्या है सारणीयन समंकों के प्रस्तुतिकरण की एक रीति है। और वर्गीकरण में क्या है समंकों का वर्गीकरण पहले किया जाता है और सारणीयन में क्या है सारणीय वर्गीकरण के बाद किया जाता है।
वर्गीकरण के समंकों यानी आंकड़ों को वर्गों एवं वर्गों में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि सारणियन में समंकों को स्थायी रूप से उपयुक्त शीर्षकों एवं उप शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुलक के कोई 3 गुण लिखिए। इससे पहले हमने क्या देखे, बहुलक के दोष देखे, तो बहुलक के दोष भी याद कर लीजिए, बहुलक के गुण भी याद कर लीजिएगा, दोनों महत्वपूर्ण हो गए। तो बहुलक के गुण देख लेते हैं। तो बहुलक भूशिष्ट कहते हैं, तो एक ही बात हो कि कंफ्यूज मत होइएगा। तो बहुलक का मूल्य ज्ञात करना अत्यंत सरल होता है। क्यों सरल होता है? ओके, जो सबसे अधिक बार है वो बहुलक आपका रहता है। ओके, और इसमें दूसरा, इसमें रेखाचित्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तीसरा है बहुलक का मूल्य श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य है। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के समांतर माध्य की गणना करना है। ओके, इन समांकों की आपको क्या है, समांतर माध्य निकालना है। किस प्रकार से निकालना है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, सिंपल है, इनको इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और एक बार आवृत्ति लिखना है और आपको अंक लिख लेना है। ओके, अब आपको क्या है, आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जितने आपके अंक दिए हैं उनको आपको क्या है, आंकड़ों को जोड़ लेना है। उनको जोड़ने के बाद ओके, उनको जोड़ने के बाद जितना टोटल आए, जितने उनके क्या आवृत्ति हो उनमें भाग लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्या होता है कि जितने पद हैं उनका योग बटे पदों की संख्या, यही आपको फॉर्मूला होता है। ओके, इसी बार से हमने निकाला, इनका गुणा करके इस बार से निकाल के रख लिया है। जब इनका टोटल आप योग करेंगे तो आपका क्या है, 1680 आ जाता है। आवृत्ति टोटल आपकी 100 है, भाग लगाएंगे 16.8 आपका समांतर माध्य आ जाएगा। इस बार से निकालना पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए। तो केवल समृद्धि के लिए द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में समृद्धि दर बढ़ने पर ही अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समृद्धि निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक ही सीमित ना हो। अतः समृद्धि के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है, हम विकास तो कर रहे हैं भैया, बार बार कर रहे हैं कि भैया मैं विकास करूँ, तो आप किसका विकास कर रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं कि केवल अमीर क्या है विकास हो रहे हैं, उनका भी और विकास हो जा रहा है, गरीब का विकास ही नहीं हो रहा। तो इसमें क्या है, समृद्धि मतलब सब अगर विकास हो रहा है तो जब दोनों का विकास हो, मतलब गरीब का विकास हो, तब हम क्या है देश आगे बढ़ेगा, तब हमारा क्या है आपकी वो फायदा मिल पाएगा। ओके, तो वही आपको बताया जाए कि योजना उद्देश्य के समता के साथ समृद्धि तो होनी, मतलब वृद्धि तो होनी चाहिए किसी के विकास में। ओके, विकास में होना चाहिए। ओके, लेकिन क्या समानता के साथ, मतलब अमीर भी वही इस हिसाब से ग्रो करें तो गरीब भी कर रहे। ओके, तो ये आपका बताया जा रहा है। अतः समृद्धि के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए। धन संपत्ति के विवरण की असमानता को कम होनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि देश का सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं का उद्देश्य समानता के साथ समृद्धि होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभाव लिखिए। तो कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभाव इस प्रकार से, पहला है कृषि के वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या है, कमी आई है, जिसके फलस्वरूप क्या है, प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उत्पादकता में कमी हो गई है। दूसरा, अकाल की भयंकरता बढ़ गई है और ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल मिलने लगा है। तीसरा, अकाल के समय क्या है, विदेशों पर क्या है, खाद्यान्नों पर की निर्भरता बढ़ गई है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी में महिलाएं कम क्यों हुए, देख लेते हैं। तो भारत में एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या के अधिकांश भाग गांव में रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों पास सीमित संसाधन होते हैं। महिलाओं के पास संसाधनों का सीमित तथा पुरुषों से अधिक होती है। उच्च आय अर्जन के लिए रोजगार के मामले में महिलाओं के पास पुरुषों से संसाधनों की कमी और भी ज्यादा होती है। मतलब पुरुषों के पास संसाधन की कमी है, उससे और कम क्या है, महिलाओं के पास भी। होगे तो वे कार्यबल में सम्मिलित होकर शीघ्र अलग होने के लिए कई बार क्या बांध हो जाती हैं। तब महिलाएं स्वनियोजित एवं अनियमित मजदूरी कार्यों में संलग्न रहती है। दूसरी ओर शहरी महिलाएं पुरुषों की आय का स्तर ऊंचा होने के कारण काम करने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं होती है। आपने देखा शहरी महिलाएं, उनके पति इतना ज्यादा कमा लेते कि महिलाओं को करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि गांव में क्या है पुरुष बहुत कम कमाता है, तो इसलिए महिलाओं को भी साथ में लगना पड़ता है। वही एक प्रकार से बताया जा रहा है। इस कारण महिलाओं का अनुपात नियमित वेतनधारी कार्यबल में भी नीचा होता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास की विशेषताएं लिखी, कोई 3 है। तो धारणीय विकास की विशेषताएं ये आपकी दी हैं। पहला, पर्यावरण संरक्षण। दूसरा है आपका वर्तमान तथा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं पर ध्यान देना। तीसरा है विवरणात्मक समानता। तो देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से। धारणीय विकास पर्यावरण के संरक्षण पर जोर देता है। यह है अवधारणा विकास में की लगातार विशेषकर पर्यावरण हानि की लागत की ओर ध्यान देती है। दूसरा है हमारा वर्तमान तथा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं पर ध्यान देना। धारणीय विकास की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि भावी पीढ़ी को कल्याण के उसी स्तर को प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए जो क्या है आज हमें प्राप्त है। तीसरा है विवरणात्मक समानता। यह अवधारणा विभिन्न पीढ़ियों के बीच तथा एक पीढ़ी से विभिन्न वर्गों के बीच समानता पर जोर देती है। इस अवधारणा के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों पर पर्यावरण का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिसके फलस्वरूप केवल वर्तमान ही नहीं भविष्य में भी क्या है विकास की दर कायम रखा जा सके। तो ये आपके धारणीय विकास की क्या है 3 विशेषताएं दी हुई है, तैयार कर लीजिएगा।
इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में आपको टॉप 16 क्वेश्चन बताए 3 अंक की महत्वपूर्ण क्वेश्चन में। ओके, आगे एक और वीडियो आएगी तो मैं जो और भी क्वेश्चन रह जाते हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे। ओके, बाकी 2 अंक की बता चुका हूँ, बस मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाकर अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 11 इकोनॉमिक्स की, वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहे कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।